तो शुरू से शुरू करें? हाँ, कौन सा वाले शुरू से? वो नाटक वाले शुरू से, जहाँ से हमने कहानी शुरू की थी। तो नवाज जब अपने उस सुंदर से शहर से उठकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंचे, एक तो एनएसडी पहुंचना तब भी उतना ही मुश्किल था और आज भी उतना ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि बाहर से देखने पर वो यात्रा बहुत जटिल लगती है। तो जरा पहले वो अनुभव, हम अपने यहाँ बहुत सारे मित्र हैं, फिल्म मेकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपका काम पसंद करते हैं, आपकी यात्रा से जुड़े हैं, जरा आपके ही शब्दों में, आपके लफ्जों में सुने ये यात्रा शुरू कैसे हुई? शुरुआत क्या हुआ था कि ग्रेजुएशन करने तक मुझे कुछ मालूम नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और 1-1.5 साल तक ऐसे आवारा फिरता रहा। तो किसी ने नाटक दिखाया और गुजरात में बड़ौदा में था तक मैं चीफ केमिस्ट था में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में, और गुजराती प्ले देखा और वहाँ से सोचा कि यार ये एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो स्टेज पे होते हैं एक्टर, वो हंसते हैं तो ऑडियंस हंसती है, वो रोते हैं तो ऑडियंस रोती है। ये है तो फ्रॉड लेकिन बहुत खूबसूरत फ्रॉड है। इससे अच्छा क्या फील्ड हो सकता है? तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के गुजराती प्ले करने लगा। और किसी ने बताया कि हिंदी थिएटर होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, और वहाँ पे आप जाइए। वहाँ पे जाने के लिए कुछ प्लेयर्स की एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, तो झूठ मूठ लिख दिया मुझे 10 प्ले मैंने किए हैं, फुल लेंथ प्ले, और वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद फिर उसके बाद तो आप जानती हैं। नहीं, वो तो मैं जानती हूँ। एडमिशन के बाद कुछ ऐसे नाटक हुए आपके राज के साथ जिन्होंने इतिहास रचा। पहला नाटक याद है ना? बस पहला नाटक आई थिंक कौन सा था, मैं तो नाम भी भूल गया। बाकी इतिहास बादल सरकार का। तो जब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर की यात्रा हुई, फर्स्ट ईयर में तो एडजस्टमेंट में भयंकर वो लगता है, आप दिल्ली आ गए, एक बड़े शहर में आ गए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के एक्सपीरियंस हैं, तरह तरह के अनुभव हैं, और ये भी पता नहीं होता। जैसे आप तो शायद डिसाइडेड थे कि मैं एक्टिंग करूंगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं डायरेक्टर बनूं, कि मैं एक्टर बनूं, कि मैं क्या करूं। पहले से दूसरे साल की यात्रा में कौन सी वो चीज़ें से सबसे ज़्यादा याद रही? क्योंकि आज हम यहाँ जर्नी एज एन एक्टर की बात करने के लिए भी आपके साथ मुखातिब हैं। फर्स्ट ईयर में जैसे SRFTIND होता है, कॉमन होता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और सेकंड में कुछ स्पेशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, सेकंड और थर्ड ईयर। तो फिर तो मेरा तो प्लान था कि मैं एक्टिंग ही करूँगा, एक्टर का ही वो लूँगा, क्योंकि 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, स्टेज क्राफ्ट होता है, डायरेक्शन होता है, और एक्टिंग होती है। तो मैंने तो एक्टिंग ही चुना, एक्टिंग ही किया। फिर बट ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत सारे डायरेक्टर्स आ रहे थे बाहर से, जो हमारे साथ वर्कशॉप करते थे, प्ले माउंट करते थे। तो उनकी अलग अलग प्रोसेस होती थी, और जो डायरेक्टर आता था तो पहले जो लर्न किया हुआ किसी डायरेक्टर के साथ उसको अनलर्न करवाता था। तो वो पीट के, गाली दे के, वोटेवर जो भी उसकी प्रोसेस होती थी, ये जताता था कि तुझे कुछ नहीं आता। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता था यार, मुझे 2 साल से मैं प्ले कर रहा हूँ, और दूसरे जो डायरेक्टर थे बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोला कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, ये डायरेक्टर बिल्कुल ही इसने तो इग्नोर ही कर दिया। तो बाद में रियलाइज हुआ कि बहुत ज़रूरी होता है एक्टर के लिए, क्योंकि जीरो से अगर शुरुआत करनी होती है तो सारा अनलर्न करना पड़ता है। तो आज भी वही प्रोसेस है कि अगर एक फिल्म कर ली तो दूसरी फिल्म जब स्टार्ट करता हूँ मैं, तो मुझे बिल्कुल अनलर्न करना पड़ता है किसी भी हालत में, मुझे कैसे भी हो कि जीरो पे आ जाओ, क्योंकि जीरो से ही सेंचुरी बनती है। अब पहले से अगर माइंड में लेके आ रहा हूँ मैं तो सेंचुरी मारता हूँ हर प्ले में, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये नवाज जो प्रोसेस की बात है, एक मेथड शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। मुझे कुछ क्वेरीज मिली जब इसी की वेबसाइट पर ये कॉन्वर्सेशन के बारे में, कुछ लोगों ने लिखा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मेथड क्या है,
उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो सवाल एक तो मेथड की भी है और दूसरी वो भी, जैसे कि आपने अभी कहा, मैं सब वो अनलर्न करता हूँ जो मैं अगला करने वाला हूँ। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स होगा एक प्रयास और एक प्रोसेस के रूप में। ऑफकोर्स बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मन होता है कि अपने कंफर्ट जोन में आ जाओ। मन करता है कि जैसे गैंग ऑफ वासेपुर का एक कंफर्ट जोन एकदम एक ठक 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 मारने शुरू करते हो, बट एट द सेम टाइम आपको मंटो करना पड़ता है, आपको ठाकरे भी करना पड़ता है, चाहे कि सही फिल्में करनी पड़ती है, तो जो पहले किया हुआ उसको भुलाना जरूर पड़ता है। आई थिंक मेथड एक्टिंग का मुझे जैसे अक्सर होता है कि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि मेथड एक्टिंग क्या है। आई थिंक मैं अगर किसी अपने फादर को, जो भी नहीं रहे, लेकिन अगर मैं उनको समझा, तो जो एक गाँव से थे, अगर मैं उनको समझाऊं कि मेथड एक्टिंग क्या होती है, सिंपल सी चीज होती है कि एक आदमी दूसरे आदमी का होने का जब इंप्रेशन देता है और उसकी जो प्रोसेस होती है, जो भी प्रोसेस होती है, जो एक्सरसाइज है, वो मेथड एक्टिंग कहलाती है। दैट्स इट। Such a beautifully put narrative, you know. I mean, how simply is he making it sound? पर क्या ये इतना सरल है? ये सरल तो मैंने बनाया है, इसको अपनी डेफिनेशन बता के अभी, वरना अगर इसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो हजारों डेफिनेशन, हजारों एक्टर्स की डेफिनेशन होंगी और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की 3 साल के बाद एक और लंबी सतत यात्रा शुरू हुई और वो यात्रा अभी तक जारी है और बहुत मुकम्मल तौर पे आगे जारी रहेगी, ये हमें पता है। लेकिन अब उन सालों के बारे में बात करते हैं जब एनएसजी से निकलकर मुंबई तक पहुंचने में बीच में क्या क्या घटा? बीच में बहुत कुछ घटा। मैंने जब एनएसजी करके जब मैं गया मुंबई, तो मुझे लगा कि यार मैं ट्रेन एक्टर हूँ और जाके काम मिल जाएगा मुझे। और जब आया मुंबई तो सब कुछ बिल्कुल उसका उल्टा हुआ कि यहाँ पर किसी भी ट्रेन एक्टर की जरूरत ही नहीं किसी को। जो क्राइटेरिया है सिनेमा में वो कुछ और है, वो है कि हीरो मटेरियल होना बहुत जरूरी है आपको, और उसमें हम कहीं भी फिट नहीं थे। इवन यहाँ तक हो गया कि भाई मैं अगर सीरियल भी कर रहा हूँ तो सीरियल्स में से भी लेना बंद कर दिया था हम लोगों को। क्यों? हमने पूछा कि सीरियल में तो ले लो यार, तो उन्होंने बोले यार तुम लोगों को लेके ना एक दिन अगर एक दिन एक एपिसोड बनाएंगे तो तुम लोगों को 1.5 दिन लगेगा, क्योंकि लिटअप करना पड़ेगा आपका फेस। तो ये जो गिवन फॉर्मूला है इंडस्ट्री का, ये तो नसीर भाई, ओमपुरी जी और स्मिता पाटिल, शबाना जी उस समय ऐसा लगता था टूटना शुरू हुआ और एक परसेप्शन बना कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एनएसजी के एक्टर्स के लिए ज्यादा आसानी है, जबकि कथानक बिल्कुल उलट है जो अभी आपने कहा। मेरे ख्याल में 100 तो ऐसी फिल्में होंगी नवाज जो मुझे याद है जिसमें आप 2, 5, 8 या 10 मिनट के रोल में कहीं ना कहीं खड़े, क्योंकि मैं पहचानती थी तो मुझे याद था अच्छा वो शायद नवाज खड़ा। उस यात्रा के बारे में मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जानना। छोटे मोटे रोल इसलिए किए क्योंकि उसके अलावा कोई जरिया नहीं था और थोड़ा सर्वाइवल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था हमें। लाइक फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ सर्वाइवल का था कि खाना मिल जाए इतना कि अंधेरी से और बैंगलोर तक पैदल जा सकूँ मैं। इतना अगर मुझे मिल जाए तो मैं फिर पैदल जा सकता हूँ, पैदल आ सकता हूँ, इतना था। तो बहुत दिक्कतें हुई सर्वाइवल में। क्या मैंने तो बहुत बार बताया भी बहुत सारे इंटरव्यूज में। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती थी वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, जो एक सर्टेन टाइप की पर्सनैलिटी होती है सिनेमा में उस वक्त पे। अब तो खैर थैंक गॉड अभी ओटीटी है, अभी बहुत सारा सिनेमा बन रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही है, तो सब बिजी है। आई थिंक बहुत कम एक्टर होंगे आज की डेट में जो खाली हमारी तरह जैसे पहले घूमते तक घूम रहे होंगे। किसी भी अगर ऑफिस में जाता था तो ये सबसे बड़ा सवाल होता था कि क्या है, अगर ऑफिस में पहुंचे क्या है एक्टर, तो नीचे से ऊपर देखते हैं एक्टर दिखने में तो लगते नहीं तुम लोग। उनको सबसे बड़ा होता था यार क्या दिखने में कैसे होता है, हमारे भी दो पैर हैं, दो आंखें हैं, एक सर है, 2 हाथ हैं, हम भी इंसान ही है। तो इस तरह की वो चीजें जो है ना बहुत फ्रस्ट्रेशन लाती थी। और लेकिन वही फ्रस्ट्रेशन जो डिफिकल्ट टाइम होता है उसी में आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। वहीं से थी शुरुआत। शायद मुझे लगा कि ठीक है बेटा तुम्हें दिखाते हैं हम लोग, एक्टिंग दिखाते हैं तुम्हें। और क्या दिखाई एक्टिंग, क्या दिखाई एक्टिंग जमाने को। आज आप इस साल हमारे साथ कान फिल्म फेस्टिवल में गए थे एज ऑफिशियल डेलीगेट। आदरणीय पुष्प चंद्रा जी यहाँ बैठे हैं, रविंद्र भाकर जी बैठे हैं जो हमारे साथ
फेस्टिवल में डेलीगेशन में हमारे साथ थे। और कान के उस रेड कार्पेट पर चलते हुए मुझे याद आया और क्रिस्टियान से मेरी बात हुई। Gangs of Wasipur became a watershed moment in Indian cinema at Cannes। और मेरे ख्याल में जो 90 और 110 मिनट का फॉर्मेट था वो उस फेस्टिवल में जाकर तहस नहस हो गया, क्योंकि शायद पहली बार ऐसा हुआ, और आप लोगों की ये जानकारी है कि कान फिल्म फेस्टिवल में गैंग्स ऑफ वासेपुर का इलोंगेटेड बड़ा रूप वैसे ही दिखाया गया जैसा कि वो 3 पार्ट्स में भारतवर्ष में दिखा। ये किसी भी फेस्टिवल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और भारतीय सिनेमा के लिए भी। गैंग्स ऑफ वासेपुर की यात्रा नवाज बहुत लोग जानना चाह रहे हैं और उन्हें लगता है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उद्भव वहां से था। उस यात्रा के बारे में बताइए। मैं उससे पहले हालांकि मैं फिल्म कर चुका था। एक फिल्म की थी मैंने, मिस लवली, जो कान में गई थी उसी टाइम, और एनएफटीसी का प्रोडक्शन था। एनएफटीसी उसका सर्टेन रिगार्ड में, और एक फिल्म और 2-3 फिल्में कर ली थी मैंने एज ए लीड रोल। बट जो जिस तरह का रोल मैं चाह रहा था, जो एंग्स था मेरे अंदर रियल लाइफ में, वो जो फूटा वो गैंग्स में फूटा। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब लास्ट सीन जो था उस फिल्म का, वो लास्ट डे ही टूट गया था जब मैं उसको विलन को गोली मार रहा हूँ। मैं अपने कैरेक्टर में था नहीं एक्चुअली, बिल्कुल भी कहीं और था, मैं ट्रिप में था। और सामने क्या हो रहा है मुझे मालूम, मुझे बताया गया कि गोली मार गई, तो मैं मार रहा था, लेकिन मैं ट्रिप में था। क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मालूम है कि जो मेरी चाहत थी वो पूरी हो जाएगी, और जो एक लंबा चौड़ा जो स्ट्रगल था 10, 12, 15 साल का, वो खत्म हो जाएगा, डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। ये फिल्म को लोग अप्रिशिएट करेंगे, करने की बात उस तरह का था। और कभी कभी लगता है कि यार ये गलत भी, डिसऑनेस्ट हो गया उस लास्ट सीन में। बट एक हमारे टीचर ने, दुबे साहब ने, सत्येंद्र दुबे ने कहा है कि एक उस दौरान जब हमारे क्लासेस लेते तो एक चीज बोली थी उन्होंने कि खाली नहीं जाना चाहिए। जब आप कुछ भी, चाहे माधुरी दीक्षित के बारे में सोचो कैमरे के सामने, लेकिन सोचो कुछ लोगों तो जरूर सोचो, वो दिखता है। अगर माइंड में कुछ चल रहा है तो दिखता है। ये नहीं दिखेगा कि क्या सोच रहे हो, लेकिन दिखेगा ये जरूर कि सोच रहा है बंदा। तो उस वक्त पे गैंग्स के टाइम पे मैं कहीं और था, लेकिन था ऐसे था। वो कहीं और होना बहुत जोर से दिखा। और मैं अभी भी कान के नैरेटिव पर इसलिए हूँ क्योंकि उसके बाद एक सतत यात्रा फ्रांसीसी सिनेमा और भारतीय सिनेमा की शुरू हुई। मुझे याद है कि आप बहुत बार कान फिल्म फेस्टिवल में आपका सिनेमा सेलिब्रेट हुआ, आपके बारे में चर्चा रही। तुम एक्टर हो क्या, हीरो हो क्या, तुम एक्टर हो क्या? ये परिभाषा कैसे बदली गैंग्स के बाद और गैंग्स के समय? क्योंकि सडनली नवाजुद्दीन सिद्दीकी की चर्चा होने लगी और लोग नोटिस करने लगे कि एक व्यक्ति है, एक एक्टर है, कमाल का है, अद्भुत काम कर रहा है और उसका नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये परिभाषा कैसे बदली? जैसे आपने कहा कि एक्टर हो गए, वो तो मुझे खुद पता नहीं, ट्राई कर सकते हैं, कंप्लीट तो हो नहीं पाते एक्टर। हाँ, मेरा जो पेशा है वो एक्टिंग का है, इसलिए मैं कह सकता हूँ मैं एक्टर हूँ। बट एक हमेशा खोज रहती है कि कुछ ना कुछ तो खोजते रहते हैं। बट हाँ, गैंग्स के बाद ये होने लगा था कि खुद की चीज़ों पे बिलीव होने लगा था कि अगर आप कोई भी चीज़ लेके आते हैं लेकिन आपकी अपनी है, ओरिजिनल है, और उस पर आपका बिलीव है, तो वो आदमी तो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद या 30 साल के बाद जरूर कहीं ना कहीं लोग उसको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं उस चीज़ को। तो जरूरत है इस चीज़ का मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरा खुद का क्या है। मैं जो बॉलीवुड है वो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, सब कुछ है, बट मैं क्या हूँ वो मुझे अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं खुद को जानने की कोशिश करूंगा तो लोग मतलब अगर मैं फॉलो करूंगा किसी को तो मैं भीड़ में हो जाऊंगा। मेरी खासियत क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे बहुत सारे एक्टर्स जब हमारी बात भी होती है तो मैं ये बोलता हूँ यार मैं आपको तभी देखूंगा जब आपका कुछ खास ओरिजिनल आपका खुद का होगा। अगर आप फॉलो करके आ रहे हैं किसी को, स्टार्स को, तो मैं क्यों देखूँ, तो ऑलरेडी है ही, वो तो मैं देख सकता हूँ। तो खुद भी इस बात पे यकीन हो गया। और उसके बाद एक सतत यात्रा है एक खास तरह की सिनेमा की।
मतलब ये कभी नहीं रहा कि अब नवाज इसी तरह की फिल्म करेंगे या इसी तरह की कथानक या इसी तरह के चरित्र पर काम करेंगे। बहुत बहुत तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम किया। अगर अनुराग कश्यप के साथ काम किया तो सुधीर मिश्रा के साथ भी काम किया। अगर मतलब जो एक थोड़ी सतत यात्रा ही इतनी लंबी, अहमद खान के साथ भी काम किया। और ये कोई नहीं सोच सकता था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कमर्शियल सिनेमा करेंगे, वो मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा जो जहाँ आपने लोगों को हंसाया, खूब हंसाया। एक बार मुझे राजनाथ विद्यालय के स्टूडेंट ने कहा कि नवाज भाई कॉमेडी भी कर लेते हैं। बाप रे बाप, क्या कॉमेडी करते हैं वो। तो ये भी वही डब्बा है, वही बॉक्स है क्या नवाज, कि आप अगर गंभीर एक्टर हैं और गंभीर कथानक या गंभीर चरित्रों को करते हैं तो फिर आप वो नहीं कर सकते जिन्हें हम लाइट रोल्स कहते हैं। नहीं, मैंने तो आपको भी पता है एनएसजी में मैंने और राजपाल यादव ने हमने सबसे ज्यादा कॉमेडी रोल किया। बिल्कुल। मेरा चेहरा थोड़ा सा इंटेंस था, मुझे इंटेंस रोल भी चले गए, उसको कॉमेडियन हो गया वो। आई थिंक चेहरे हमारे यहाँ एक होता है, सेट होता है कि ये ऐसा दिखता है तो उसको ऐसा रोल दो, वो है थोड़ा हद तक है। हालांकि मैंने 2-3 फिल्में भी की हैं जो कॉमेडी थी, जिसमें कॉमेडी थी। और टाइमिंग कहते हैं ना कि टाइमिंग, कॉमेडी में टाइमिंग की जरूरत है, ऐसा बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है ये। ट्रेजेडी में भी टाइमिंग की जरूरत होती है और रियल लाइफ में जब बात करते हैं उसमें भी टाइमिंग की जरूरत होती है। गलत टाइम, आप कभी कभी किसी से इरिटेट हो जाते हैं ना, यार इसकी बात पे ना इरिटेट कर रहा है, नहीं उसके पास रिदम नहीं है ना टाइमिंग है। तो जैसे कारण जी कहा करते थे, हमारे टीचर थे बीवी कारण कि बेसुरा माँ पे बेताला नहीं, तो ताल और ताल की टाइमिंग बहुत जरूरी है। इस तरह के सिनेमा को करते करते एक नया मीडियम सडनली आया जिसके बारे में अभी शुरू में आपने चर्चा की, OTT। और जब नेटफ्लिक्स इंडिया में, जब भारतवर्ष में और विश्व में जब उसका लॉन्च हुआ तो एक सीरीज बनी सेक्रेड गेम्स, जिसे एक रात में 30 सेकंड में 127 देशों में देखा। तो अभी तक हम इस जूझ में इस चीज से जूझ रहे थे कि हम इंडियन सिनेमा को ग्लोबल कैसे बनाएं, और यहाँ एक सीरीज और गाय तोंडे और एक किताब जो पब्लिक स्पेस में थी 10 साल से, 1 दशक से, वो आई, उद्धृत हुई और आप वहां थे और 127 देशों ने आपको एकदम एक साथ देखा। उस यात्रा के बारे में जरूर हमारे साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अरे सीक्रेट गेम जब मुझे बोला गया कि एक सीरीज है, मैं सीरीज रिलीज नहीं करता हूँ। पहले मेरा रिएक्शन यही था कि मैं सीरीज नहीं करूँगा। मुझे लगा कि टीवी सीरीज टाइप होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था ओटीटी क्या होता है, नेटफ्लिक्स क्या है। विक्रम मोटवानी मुझे बताया कि ये 120, 127, 190 कंट्री में रिलीज होगा। तो मुझे कोई खास ऐसे इंटरेस्ट बना नहीं मेरा, मुझे लगा कि अल्टीमेटली टीवी सीरियल ही है। मैंने बस के तो मैं कर रहा हूँ, फिर वापस मुझे मिलने जाना चाहते हो आप। कहीं मैं अनुराग ने मुझे कन्विंस किया और कि ये 190 कंट्री में जाएगा। मैं कैसे जाएगा, तो उसने मुझे कोई मैप दिखाया, कोई सीरीज चल रही होगी कोई विदेश की, उसने बोला ये जहाँ लाइट जली हुई है ना मैप पे, यहाँ ये सीरीज चल रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे यार 190 कंट्री में तो अच्छी बात है, गुड। तो तब मैं एग्री किया मैंने। जब लोगों ने सेक्रेड गेम्स में एक तो आपकी आवाज भी सुनी और फिर आपको देखा भी, उन्होंने कहा कि ये तो बातचीत कर रहे हैं। कई सारे एक्टर्स ने कहा जब हम नवाज के सामने खड़े होकर डायलॉग बोलते हैं तो जब वो बोलते हैं तो हम कहते हैं मतलब ये बातचीत कर रहे हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे हमारे मित्रों ने कहा भी कि ये कॉन्वर्सेशनल स्टाइल जो है जिसके लिए आप आज परिभाषित होते हैं, यू आर डिफाइंड बाय दैट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, व्हाट इज दैट, और वो करने में कौन सी वो जर्नी है जो which makes it so easy। जैसे कि अब हम बातचीत कर रहे हैं तो हम स्क्रीन पे बातचीत करें, उसके बारे में आई थिंक वही थोड़ा सा डिस्कशन करते। हम लोगों की अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो डिस्कशन करते हैं, आपस में बातें करते हैं और अपडेट होते हैं वर्ल्ड सिनेमा से क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या। तो उसी का नतीजा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके आसपास का जो सर्किल है ना, आपके दोस्त यार भी बहुत ही अपडेट होने चाहिए उस फील्ड में जिसमें आप ट्राई कर रहे हैं या जिसमें हैं आप। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार कि ये
मतलब ये नॉर्मल लाइफ, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ नॉर्मल लाइफ, यार ये भाई बहुत हो गया एक्टिंग नहीं भाई, हमारी लाइफ ये है, मुझे इसी में मजा आता है, ये मेरी ट्रैवलिंग है, यही मेरे लिए विपासना, सब कुछ यही है। मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ मेरा सब कुछ, तो मुझे वो खुशी होती है। फिर मैं नॉर्मल ब्रीदिंग एक्चुअली तभी लेता हूँ जब मैं शूटिंग कर रहा होता हूँ, तो मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, किसी वेलनेस सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर है जब मैं शूट करता हूँ। क्योंकि मेरा फोकस, मेरी कंसंट्रेशन एकदम बन जाती है, मैं नॉर्मल ब्रीदिंग करता हूँ। तो एनीवे उसी डिस्कशन का नतीजा ये है कि हम लोग कि पूरी पिक्चर में कोई एक सीन होता है जो फिल्म का एक पूरा जोश होता है, और एक्टिंग में भी वही है। सपोज एक पेज मुझे डायलॉग्स दिए गए, कोई एक लाइन होती है जहां वो टर्निंग पॉइंट होता है वो आपके कैरेक्टराइजेशन का। अब सारे इस पूरे डायलॉग्स में मैं एक्टिंग करूंगा ना, सारे डायलॉग में अगर मैं अच्छी एक्टिंग करूंगा, तो जब अच्छी एक्टिंग करने का वक्त आएगा तब क्या करूंगा? इससे पहले तो जो है स्टोरी को लेके चले। अब वहां पे भी एक्टिंग करनी शुरू कर दी, तो जहाँ जरूरत है, एक्चुअली जरूरत है, वहाँ डिफिकल्ट हो जाएगा फिर आपके लिए, वहाँ आप अपने से मतलब आगे नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है कि ऐसा लगना चाहिए बातचीत कर रहे हैं जैसे इंसान है, आप इंसान हैं, आप कोई मतलब उल्टा तीर लेके नहीं आए, सरिया नहीं गुजर के आए पीछे कि आज मैं फाड़ दूंगा, मतलब ये कर दूंगा। नॉर्मल बात कर, फाड़ने का वक्त आएगा जहाँ भी होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैरेक्टर का, वहाँ पे आएगा, वहाँ करना। अभी फिलहाल नॉर्मल कर सारी चीजें, तो इस तरह के डिस्कशन में ये सारी चीजें। दो चीजें आपने और बड़ी मजेदार करी है। अक्सर एक्टर्स बायोपिक्स करने से बहुत डरते हैं ना, क्योंकि एक व्यक्ति था, वो जीवित था, आपने उसको देखा था, और दो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैरेक्टर्स, ठाकरे और मंटो। मतलब बहुत जिगर चाहिए ये करने के लिए ना। एक तरफ सादत अली हसन मंटो, दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे। ये तो बताना पड़ेगा आज रहस्य कि ये दोनों एक साथ आसपास में कैसे जीवन पाया इन्होंने। आई थिंक आसपास ही हो रही थी शूटिंग को। बिल्कुल। हाँ, तो हर एक मुझसे कुछ लोग नाराज भी हो गए थे, ये रोल क्यों कर रहे हो, कुछ लोग इस तरह की चीजें हुई थी मेरे साथ। मैं यार एक्टर हूँ, मुझे कल को अगर हिटलर का रोल मिलेगा तो वो भी करूंगा, है ना। और मंटो की एक खास बात थी कि मंटो में मैंने कोई कैरेक्टराइजेशन किया, क्योंकि मंटो की वीडियोस किसी ने नहीं देखी थी, मंटो का सिर्फ फोटोज हैं। तो एक एडवांटेज मुझे उस चीज का मिला कि मुझे लगा कि जो स्क्रिप्ट है पढ़े कि मैं हूँ, अगर मैं ही मंटो हूँ तो नवाज ही मंटो है, कि किसी ने भी देखा, लोग यकीन कर लेंगे कि हाँ, अगर मैं ऑनेस्ट रहा अपने रोल के साथ तो लोग यकीन कर लेंगे मंटो ऐसे रहा होगा। लेकिन ठाकरे के साथ थोड़ा डिफिकल्टीज थी, क्योंकि उनके वीडियोस बहुत अवेलेबल है, उनकी स्पीचेस हैं, उनके इंटरव्यूज बहुत हैं गूगल पे। तो अब ये था कि मिमिक्री भी ना हो कैरेक्टर का, लगे भी ठाकरे, ये सबसे ज्यादा चैलेंज था उस कैरेक्टर के लिए, उस रोल के लिए। पर दोनों के चित्रांकन में और दोनों को देखकर हमारे ड्रामा स्कूल के स्टूडेंट ने कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि नवाज भाई मंटो भी हो सकते हैं और ठाकरे भी। ये अपने आप में आई थिंक दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द एक्टर दैट इज नवाजुद्दीन। आई थिंक उसने मुझे करीब से देखा नहीं है, जो मुझे करीब से जानते हैं उनको वो बोलते हैं ये पॉसिबल हो सकता है नवाज के साथ। नवाज उसने आपको इतना देखा ना कि अपने अंदर उसने बिठाई लिया, मेरे साथ रहा होगा कि मुझे देखा नहीं होगा। अब एक बहुत मजेदार दौर है जब आप बहुत सारी अलग अलग तरह की फिल्में कर रहे हैं। आपने अभी एक फिल्म जिसमें आप ट्रिपलेट हैं, मतलब 3 रोल्स में हैं और उनमें से एक नारी चरित्र है। कुछ दिन पहले मैंने उसकी फोटो देखी, सच में नवाज अगर आपका नीचे नाम नहीं लिखा होता मैं तो नहीं पहचान पाती। मैंने आज इसका यहाँ पर इसलिए चित्रण नहीं किया कि आप अपने आप आज सेशन के बाद गूगल सर्च करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हड्डी, तो थोड़ा हड्डी की यात्रा, और फिर उसके बाद एक और फिल्म अभी
आपने खत्म किए उसके बारे में भी चर्चा करें। देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं अगर मैं नाम न लिखा होता, मैं पहचान नहीं पाती, तो ये क्रेडिट जो है मेकअप आर्टिस्ट को जाता है, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। कितने घंटे लगते थे? 3 घंटे। रही बात ये कि जो मेकअप उसने किया उसको रेस्पेक्ट देना, जो क्योंकि उसने 3 घंटे लगाए और सोचा है कि ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखेगा या नहीं, और उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि उस मेकअप को मैं कितना रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, क्योंकि एक अलग पर्सनैलिटी उसने खड़ी कर दी। अब उस पर्सनैलिटी में सोल, ये अपना थॉट, अपने इमोशंस, ये मुझे डालने पड़ेंगे। कहने के लिए तो ट्रांसजेंडर है, वो इतना डिफिकल्ट रोल रहा मेरे लिए। आफ्टर ठाकरे एक सबसे डिफिकल्ट रोल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे उसको छू के चले जाऊं। जो उनका ट्रॉमा है उसको पकड़ना है, और मैंने खुद से फाइंड आउट किया, अपने अंदर फाइंड आउट किया कि क्योंकि हर इंसान के अंदर पूरा ब्रह्मांड होता है, एक औरत भी होती है, एक बच्चा भी होता है, एक खतरनाक कैंसर भी होता है, सब कुछ इंसान, अभी इंसान। तो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश की कि मेरे अंदर किसी कोने में है, एक फीमेल है, तो मैंने कोशिश की कि मैं फीमेल करूँ, मैं फीमेल प्ले करूँ। लोगों को लगेगा ये ट्रांसजेंडर है, लेकिन मैंने एक्चुअली फीमेल प्ले करने की, क्योंकि जितने भी ट्रांससेक्सुअल होते हैं उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है फीमेल बनने की, वही वो चाहते हैं वो। क्योंकि मैंने 80 के आसपास ट्रांसजेंडर लोगों के साथ काम कर रहा था मैं, तो उनकी सबसे बड़ी विश, सबसे बड़ी चाह उनकी क्या है, क्या होती है, जो मैंने सबसे पूछा, कॉमन बात यही थी कि सब फीमेल बनना चाहते हैं। सुधीर मिश्रा के साथ एक फिल्म आपने की सीरियस मैन, वो भी OTT पर, नेटफ्लिक्स पर दिखी। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, एक एस्पिरेशन कहानी, एक पिता पुत्र की, और वो भी एक किताब थी। तो एक बात एज एन एक्टर, जब आज हम OTT पर, जिसको हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट कहते हैं, लगता है कि जैसे प्रजातांत्रिकरण हो गया है उन चीज़ों का जिनको हम देखते हैं, जब किताबों को अडैप्ट किया जाता है, तो एक चरित्र है वो जो किताब में लिखा गया, एक वो जो स्क्रीन प्ले में हमने पढ़ा, और एक जो आपने स्क्रीन पर पोर्ट्रे किया। ये जर्नी एक साथ कैसे? एक्चुअली मुझे लगता है दोनों तीनों प्रोसेस अलग हैं। एक जब अपने नॉवल राइटर की अपनी इमेजिनेशन होती है वो है, और जो फिल्म मेकर उसको फिर ड्रामेटाइज करता है, फिल्म बनाता है उसके ऊपर, वो एक अलग है। लेकिन जब उसमें एक्टर्स आते हैं तो हर इंसान अपना अपना कंट्रीब्यूशन लेके आता है, कंट्रीब्यूट करता है। एज एन एक्टर जितना हम कर सकते हैं हमने किया, जितना डायरेक्टर कर सकता है। तो एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं एक, मेरे ख्याल से जो एक नॉवल की या स्टोरी की सोल नहीं जानी चाहिए। बाकी आप बहुत सारे लोग लिबर्टी भी ले लेते हैं, चले जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स भी जाते हैं उसी चीज को लेके, तो अच्छी बात है, बट उसकी जो सोल है, जो थॉट लेके उसने लिखा था, वो नहीं जानी चाहिए। तो ये मेरी नजर में मुझे इतना मालूम, इससे ज्यादा इसके बाहर मुझे आएंगे नहीं। अच्छा, बहुत सारे हमारे ड्रामा स्कूल के अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि नवाज भाई थिएटर कब करेंगे, तो बीच में ये भी था कि आप अपनी गांव जाकर कुछ एक थिएटर प्रोडक्शन करना चाहते थे। आपने ये भी कहा कि शायद मेरे शहर के कुछ ऐसे नवोदित कलाकार हैं जिन्हें समय मिलना चाहिए, जिनको मौका मिलना चाहिए। तो एनीथिंग लाइक दैट यू रियली वांट टू डू? अभी तो फिलहाल मैं फिल्मों में बिजी हूँ, फिल्म कर रहा हूँ, जब उससे थोड़ा मिलेगा मुझे, तो मुझे लगता है कि अभी मेरी जो एनर्जी है वो शायद बची नहीं थिएटर के लिए। मे भी शायद मैं एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। बीच में आया था, हालांकि यहाँ लॉकडाउन से पहले, पैंडेमिक से पहले आया था, सैचुरेशन पॉइंट आ रहा था मुझे, तो क्या करूँ, थिएटर करना शुरू कर दूँ या अपने गांव चले जाऊँ, लोगों से मिलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। एक फिल्म खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट कर रहा हूँ, तीसरी स्टार्ट कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा था। तो लेकिन बीच में दौर आता है, ऐसा है, कुछ ऐसा हादसा गुजरता है आपके साथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का कुछ हो जाए, मतलब सेंस की, मैं खैर यहाँ नहीं बता सकता खुल के, कहीं ना कहीं से ड्राइव लेना बहुत जरूरी है, यू नो। चाहे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आप, बहुत सारे एक्टर्स मैंने ऐसे भी देखे कि जिनका ब्रेकअप हो गया और अचानक सुन के एनर्जी है, बस अब काम करके दिखाऊंगा, अब काम करूंगा, है ना। तो
विच इज वेरी गुड एक्चुअली, अच्छी बात है। अगर आप अपने ब्रेकअप से लड़का और लड़की अपने ब्रेकअप को इस तरफ ले जा रहे, काम की तरफ, अच्छे काम की तरफ ले जा रहे, तो उससे बढ़िया फोकस से कंसंट्रेशन कहीं नहीं बन सकती। तो ये बीच बीच में अपने आप को झटके देते रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो मुझे किसी दूसरी चीज से हुआ, खैर से नहीं हुआ, तो मैं भी थोड़ा टर्न हो रहा था एक्टिंग में। अचानक से मुझे हुआ ऐसे कि नहीं यार फिर से करते हैं, भले वो मोटिवेशन कहीं और से आया। आई डोंट नो, आप कनेक्ट कर पा रही हैं? बिल्कुल कर पा रही हूँ, मैं सब कनेक्ट कर पा रही हूँ। लेकिन ये भी एक सवाल हमेशा रहता है एक्टर्स के लिए कि अब हम थक गए, हमने बहुत दिनों काम किया, अब हमारे इमोशनल हमारी जर्नी, हमारी साइकोलॉजिकल जर्नी, हमारी फिजिकल एनर्जी साफ हो रही है, लेकिन हमें चलते रहना है। वो चलते रहना क्या है जो रोज आपको जज्बा दे, ड्राइव दे, आपको वो जुनून दे कि नहीं कल सुबह है और कल मुझे उठना है और मुझे काम करना है। दुबे जी ने कहा था ना, माधुरी दीक्षित के बारे में सोच लेना, लेकिन सोचना तो पड़ेगा दोस्त। आई थिंक एक आदत बन जाती है और आपको हर रोज सुबह के उसी एनर्जी के साथ काम करने की जो शिद्दत होती है आपके अंदर, वो एक कहीं ना कहीं आपकी एक आदत भी बन जाती है। और आई थिंक वो आखिर तक रहनी चाहिए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको वक्त मिला है, मौका मिला है, तो थक के नहीं बैठना है ना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई काम बहुत कर लिया थक जाते, क्योंकि आपके शौक का काम है वो जो एक्टिंग मेरा शौक है, वो मैं उससे क्यों थकूंगा। बाद में मुझे रियलाइज होता है कि यार ये तो इसी में तो मेरी दुनिया बसती है, यही तो सब कुछ है, तो इसमें मुझे थकना क्यों। तो बहुत कुछ करना है अभी, तो मतलब अभी कभी कभी तो ऐसा भी लगता है यार एक जिंदगी भी कम है एक चीज के लिए, सिर्फ एक्टिंग के लिए। जब डीप जाते हैं एक्टिंग की, इतनी सारी डिटेल्स मिलती है आपको कि लगता है यार बहुत कुछ करना है अभी, तो बहुत बड़ी जिंदगी, बहुत बड़ा, सिर्फ एक्टिंग इतना बड़ा फील्ड है। मतलब कोई भी फील्ड एक चीज जो होती है, ऐसा लगता है कि 5 जिंदगी मिलेंगी तो भी पूरा कर पाएंगे हम लोग, हम तो बहुत छोटे हैं, ऐसा लगता है। और अब आप बहुत सारा काम दूसरे देशों में कर रहे हैं। मैं माफिया तो एमीज के लिए नॉमिनेट हुई और सेक्रेट गेम्स तो खैर बहुत सारी जगहों पर उसकी चर्चा हुई, लेकिन अब आप उस परिधि को भी आपने क्रॉस कर लिया। यू विल वेरी सून बी वर्किंग इन प्रोडक्शंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जर्नी कैसी है, और क्या ऐसा है कि हमारे भारतीय निर्देशकों के काम करने की पद्धति और जो शायद जो पाश्चात्य तरीका है, वो भी वेस्टर्न मेथड के नाम से जाना जाता है, क्या उसमें कुछ फर्क है? तरीका तो बहुत अलग है। मैं जैसे अभी कुछ फिल्में करने वाला हूँ बाहर, तो आई थिंक तरीका बहुत अलग है। और मुझे कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ, आई एम सॉरी, मतलब मुझे कहना पड़ता है, बट कहना चाहिए ताकि लोग सुने और लोगों को पता चले। हम लोग जब शूटिंग कर रहे होते हैं, जब हमारा सपोज शॉट शुरू होता है, उससे पहले इतना शोर होता है ना, इतनी आवाजें होती हैं, और डायरेक्टर चाह रहा होता है कि इसमें इन्वेस्ट करे। आप हंगामा मचा हुआ, आवाजें हो रही हैं, अचानक से हाँ आपका शॉट आइए, कैमरा लाइट एक्शन, अरे कंप्यूटर है क्या यार, थोड़ा सा साइलेंस दो ना उसको, तो वो शायद वंडर कर सकता है उस सीन में, बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। मुझे थोड़ा दिक्कत होती है इस चीज में, मैं कई बार बोलता हूँ थोड़ा सा साइलेंस रखो, है ना, बट नहीं हो पाता, हमारी प्रॉब्लम है, हम नहीं कर पाते। साइलेंस नाम की कोई चीज हमारे पास है नहीं, इसीलिए मैंने रुकावट के लिए खेले किया था बीच में, क्योंकि मुझे पता था। नवाज, किसी भी एक्टर के लिए ये निर्धारित कर लेना आसान नहीं होता कि अब मैं इसी तरह का काम करूँगा। कोई ऐसा क्षण आया अब इस बहुत ही खूबसूरत यात्रा में, अभी यात्रा बहुत लंबी है, जब ये लगा कि बस अब ये डिसाइड हो गया कि अब मैं बस यही करूँगा और इसके आगे अब मैं और एक्सप्लोर नहीं करना चाहता? एक्सप्लोर तो ऐसा तो कभी आया नहीं मेरे दिमाग में कि मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगा। हमेशा ये रहता है कि और क्या चीज़ हो सकती है, क्या करना चाहिए, क्या डिफरेंट होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, और अपने जो जितने डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी एक टीम की तरह कि यार दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। मैं हर सीन में ये होता है कि एक सीन होता है बहुत ही कंफर्ट जोन का सीन होता है, जब सब ऐसे ही करेंगे इस सीन को, हम लोगों का यही होता है पूरी टीम का, यार थोड़ा अलग करके देखते हैं, हो सकता है फेल हो जाए, पर ठीक है ना, ओके, और कुछ रिस्क लेते हैं, कुछ नहीं लेते, ये होता है।
तो इस नोट पे मैं बिल्कुल मौका देना चाहूंगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। एक ही निवेदन है, प्लीज ओपिनियन मत दीजिएगा, छोटा सवाल और पॉइंटेड जो आप बाकी नवाज से पूछना चाहते हैं। सबसे पीछे से शुरू करते हैं क्योंकि वो अक्सर छूट जाते हैं। जी खड़े हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, जी मैं Malayalam film director. I have done 2 Malayalam movies. And one Malayalam director, he said that he is doing a film with you, and I am waiting for assist him that movie. Is there any movie committed to a Malayalam director? Script है ना? No, what is the question? You talk about the director who is saying he's working with him. And director Prashant. Prashant. He is a director from Malayalam. He is making movie Is he now doing a film in in Malayalam? one day. मलयालम में आप फिल्म कर रहे हैं प्रशांत? Not Malayalam. He is a Malayalam director, but he is doing a Hindi movie. He is doing in one day. That movie shoot in one day. Shot in one day. One day. हाँ एक बार मेरे साथ आया था ये फिल्म। So I am waiting for that to assist that movie. हाँ तो वो तो लेकिन बाद में बात करें। Thank you. जी बहुत ऐसी है हमारी युवा मित्र। जी हाय सर, आपको याद है मैं सीरियस मैन के लिए ऑडिशन की थी और मैं सुधीर मिश्रा और आपके साथ मुकेश चावला के ऑफिस में मिले थे हम। आई हैड ऑडिशन फॉर योर वाइफ्स रोल। आई डिडंट गेट सेलेक्टेड। अभी तक मैं वेट कर रही हूँ आपके साथ एक और बार मौका मिले। और एक क्वेश्चन है, आप विलन रोल्स करने के टाइम पे नेगेटिव रोल्स मैं इसके बारे में बताऊंगा, आप बोल सकते हैं नेगेटिव रोल। मैं ये सोच के नहीं करता कि मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। हाँ ओके वही एक्चुअली वही पूछना था। when a character is very dark, आप कैसे how do you get into that character? क्या justification ले सकते हैं आप? how do you don't feel the character is bad at all? हर आदमी कोई आदमी सोचता है कि वो गलत काम कर रहे हैं, सोचता है वो गलत काम कर रहे हैं। मर्डर करने के टाइम पे भी आप नहीं सोचते कि वो बैड है? रमन राघव जो मैंने फिल्म की थी, आप उसको बोल सकते हैं वो डार्क कैरेक्टर है, उसके ऊपर फिलॉसफी है। आप भी तो वो बोलते हैं कि आप भी तो मारते हैं इंसान को, आप कानून के तहत मारते हैं, मैं आधे पीछे हक कर उनको मारता हूँ। और क्या आप मार तो आप हर इंसान के पास अपनी चीजों का एक जस्टिफिकेशन होता है, वो आपकी नजर में सही हो सकता है, गलत हो सकता है, बात दूसरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। there's a hand there. No. You can't take the mic yourself, sir. I'm sorry. No, they passed it to me. Okay. After that, please give it to the gentleman in the blue shirt. Sure. Please don't give opinions. One pointed question, please. Okay. भाई मेरा नाम इमरान है and I'm a writer. भले ही राइटर के लिए हो या एक्टर के लिए हो, गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर लिख के या एक्टिंग सीख के या गेटिंग इट इन इजी। जैसे आप बोल रहे थे अनलर्निंग का प्रोसेस आप एक करते हो, कैन यू गिव सम सजेशन टू अनलर्न द कैरेक्टर व्हाट यू हैव रिटन और मे बी इन एन एक्टिंग पर्सपेक्टिव? अनलर्न कैसे करते हो आप? ये आपके खुद की प्रोसेस होती है। जैसे अनलर्न करने के मुझे कभी कभी दूसरों की गालियाँ सुननी पड़ती है, तो मैं सेंट्रल जाता हूँ तो मेरे को गालियाँ सुनी काम चले जाता हूँ, है ना। जैसे पहले था वहाँ पे एक्टिंग शुरू करने से पहले की जो मेरी लाइफ थी मेरे गांव में, वहाँ चले जाता हूँ मैं। तो कौन है, नवाज है यार, एक्टर थोड़ी है, तो हो जाता है। ज्यादा आप शादीशुदा हैं? जी वो बता देंगे आपको। वैसे प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है। Okay, I'm coming. I'll try and get everybody just relax. जी. Hello sir, my name is Arpit. My question is that कि आपने अलग-अलग टाइप के वर्सैलिटी के रोल्स किए हैं और कुछ रोल्स आपकी पर्सनालिटी से शायद करेक्ट हुए होंगे, कुछ बिल्कुल ही अलग रहे होंगे। जैसे आपने कहा ठाकरे के लिए आपको बिल्कुल ही बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी थी, मिमिक्री नहीं करना पड़ा। तो ऐसा कोई रोल है जिसमें
आपको लगा कि मतलब आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है वो उससे आप रिलेट कर पा रहे हो? एक तो ये बात मैं आपको बता दूं कि खुद की पर्सनैलिटी तो हर रोल में होती है, बट जैसे मैंने बताया ना कि आप एक दूसरे होने का एक इम्प्रेशन दे सकते हैं। इम्पैक्ट वाली अगर बात है, जैसे इम्पैक्ट बहुत सारे रोल ने इम्पैक्ट किया, बाद में बहुत टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी खुद की पर्सनैलिटी एक्चुअली कुछ है ही नहीं। कहते हैं ना कि जब आप कोई कैरेक्टर करते हो तो उसकी लाइफ, कैरेक्टर की लाइफ से जब आप कुछ लेते हो तो वो भी आपकी लाइफ से बहुत कुछ लेके चले जाता है। एंड ऑफ द डे आप ना एक एम्प्टी फील कर पाते। तो मेरा कभी कभी मैं पर्सनली बताऊं आपको कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या आइडियोलॉजी रखना एक्टर के लिए थोड़ा हानिकारक इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास हो सकता है नेक्स्ट टाइम कौन सा कैरेक्टर आ जाए तो जो आपने पर्सनली कोई आइडियोलॉजी बना रखी है ना वो उसमें डिस्टर्बेंस हो जाए, बहुत मुश्किल कर पाएंगे उसको। तो इसलिए बेटर है कि एक होता है ना, हालांकि मैं बहुत ही गलत बात बोल रहा हूँ, बहुत अजीब सी बात बोल रहा हूँ, बट मैंने जो फील किया मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। Good afternoon, sir. I'm Abhirupa. So my question to you is, whether it's been कोई भी फिल्म आपने की है, वहाँ पे डायरेक्टर्स चेंज होते रहे हैं, बट आपका परफॉर्मेंस हैज बीन स्टेलर इन एवरीथिंग। उसके बाद वो डायरेक्टर की दूसरी मूवी अच्छी हो ना हो, बट व्हाटएवर फिल्म्स यू डन विद यू हैव बीन ग्रेट। So I want to know what is it as an actor that you require from a director, because there are some excellent directors and there are some okay directors, but your performance is great regardless. ठीक है, वैसे तो पूरी फिल्म वर्क करनी चाहिए। अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो इसका मतलब गड़बड़ है ना, पूरी फिल्म वर्क करनी चाहिए। जैसे उन्होंने बोला कि हाँ कि अगर सामने वाला बंदा ऐसा फंस गया, वीडियो पे फंस गया तो क्या करेंगे, है ना, क्यों फंस गया, सवाल तो ये क्यों फंस गया, वो है ना, नहीं हो सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी लेकिन हम मैच हार गए, दूसरी यही पूछेंगे ना। सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी पर हम मैच हार गए, हाँ वो तो No, I'm not. I'll just take one more minute. I'm not elaborating on the performance of the entire film. I'm just talking about आपको उस डायरेक्टर से क्या इंस्ट्रक्शन या एक डायरेक्टर का जो एडिशन होता है एक एक्टर के रोल में, आपको क्या चाहिए? मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। उस कैरेक्टर के बारे में जितना जानता है वो सारा मुझे दे दे। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम डायरेक्टर हैं ऐसे। इवन हमारी स्क्रिप्ट में आप देखेंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखे होते, डायलॉग्स लिखे होते हैं, डायरेक्शन लिखा होता है। जिस इंसान के बारे में आप लिख रहे हो उसके डायलॉग लिख रहे हो, वो है कैसा, किस टेम्परामेंट का है, वो क्या है, ये लिखा ही नहीं जाता। ये थैंक यू, ये मेरे पास बहुत जरूरी बात है जो हमें थिएटर में कूट के सिखाई जाती है कि कैरेक्टराइजेशन, क्रिएटिंग अ रोल और रोल प्ले क्या होता है। तो सिनेमा में जाते ही जब आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें सिर्फ कथानक लिखा है, डायरेक्शन लिखे, अब वो निकला और स्विमिंग पूल से उसने वहां पर इतना बड़ा झटका लिया और वहां पे आके गिर गया, अब क्या हो गया, ये बड़ा मुश्किल है। क्यों गिर गया नवाज, ये कैसे, मतलब ये तो इसको मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ उस चीज से। मैंने यार आप बोल रहे हो जाके सेट पे बोल रहे हैं जाके कि नवाज इस तरह का कैरेक्टर, तो लेकिन पूरे स्क्रिप्ट में तो लिखा नहीं, लिखना चाहिए था ना। स्क्रिप्ट में सिर्फ डायलॉग है, मतलब लफ्ज़ लिखते हैं, डायलॉग बाजी बहुत है हमारे यहाँ, और वो सब कुछ है ना यार। कोई चीज अगर एक दो पेज लिखने की जरूरत क्या है, अगर एक आई बोल से वो बोल रहा है उस चीज को, है ना, एक आई शिफ्ट करते आई को शिफ्ट करते हुए अगर बोल रहा है वो कन्वे हो रही है, तो उसके लिए दो पेज ही लिख लो यार। तो हमारे यहाँ पता नहीं क्या है, मैं भी शायद रामलीला से हुआ ये सारा उसमें तो अब, लेकिन उसके डायलॉग इतने अच्छे आज ही बताता है ना। लेकिन कहने के हम प्रभावित से हुए, ट्रेडिशनल फॉर्म से हुए या पॉलिटिकल फॉर्म से हुए, हम बोलते बहुत हैं इस मतलब स्क्रिप्ट में, फिल्मों में। मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, क्या करें आप। अरे सर आपके डायलॉग्स तो है, जब डायलॉग यार ये तो कट भी किया जाता है कि ये करने हो रहा है। जैसे एक बार क्या हो, हमारी आदत ही पड़ जाती है। एक बार क्या कि इरफान भाई जो थे एक टीवी सीरियल में एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म थी, 1 घंटे डायरेक्ट कर रहे थे कि मैं साइकिल लेके खड़ा हूँ यहाँ पे और एक लड़की आ रही है और एक हमारे डायरेक्टर थे वो शूट कर रहे थे।
तो मैं लड़की को बोलता हूँ मेरी साइकिल में बैठ जा चलते हैं, तो उन्होंने बोला साइकिल तो दिख ही रही है, उसको क्यों बोल रहा है, अब क्या करें आदत पड़ी हुई थी। मैं साइकिल दिख रही है फ्रेम में, लेकिन साइकिल में बैठे। मेरी साइकिल में बैठ जा चलते। तो दोस्त हमारी जो अनलर्न वाला जो सवाल था, तो मेरा शायद एक मिनट प्लीज बैठिए। आपने पूछा कि क्या अनलर्न करना है जो लिखना है, तो मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा गुण आपको मिल गया। आई होप यू आर थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। एक मिनट रुकिए, यहाँ जी जी राम जी। हाँ राम जी। ओ राम जी, हमारे राष्ट्रनाथ विद्यालय के मशहूर छात्र निदेशक और एनर्जी के बारे में सेंटर के निदेशक हैं। थैंक यू नवाज भाई, बहुत खुशी हुई आपको आमने सामने आने के बाद। मुझे बड़ी खुशी हुई तुमसे मिली, बहुत टाइम की बात हुई। जी क्योंकि यहाँ बहुत सारे एक्टर्स भी होंगे, स्टूडेंट होंगे एक्टिंग के, हमारे भी कई स्टूडेंट्स जाते हैं। एक चीन की दीवार है ऑडिशंस की, जिसको भेद पाना, और वो क्योंकि आप उस पूरे आपने एक लंबा अरसा उस ह्यूमिलिएशन, उस रिजेक्शन में बिताया, आपने उसको जिया है, तो क्या कोई ऐसा बुलेट पॉइंट एक या दो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें जो नए लोग सीखें कि, क्योंकि ऑडिशन देते देते मैंने कई बार कई स्टूडेंट्स से भी, दोस्तों से भी बात होती है, इतना थक जाते हैं तो वो पूछते हैं कि एक बार मेरे को भी किसी से मैंने कहा या तो तुम गलत आदमी का ऑडिशन दे रहे हो, तुम बिल्कुल फिट ही नहीं है, और या तो इतना खराब एक्टिंग को करना ही होगा। तो वो 20 ऑडिशन बच्चे दिए जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब वो क्या कुछ है, कुछ पॉइंट कि वो इंस्पिरेशन मिलेगी नहीं देते रहना है, या भाग्य के भरोसे चलना है, या क्या है? भाग्य होते तो मुझे नहीं पता, मैं मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं, भाग्य से कुछ मिल गया है, करना तो आप ही को है। ऑडिशन कितने साल हो गए, कोई है ऐसा कि उसको 10 साल ऑडिशन देते देते हो गए और अभी भी कुछ हो रहा है? कोई है बताओ मुझे जरा, जो 10 साल से। मैंने 12 साल ऑडिशन दिए है ना। हम लोग अगर ये मान के चलेंगे ना कि 5 साल में हो जाना चाहिए, भाई फिर कोई और दूसरा जॉब कर लो। ये अगर आप आ गए हो ना, फिर आ गए। आप ये मत सोचो कि मेरे को सक्सेस कम मिलेगी, ये कोई हिसाब किताब भाई खाता नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आई थिंक करते रहो। ऑडिशन 5 साल भी दे रहे, 6 साल भी दो, क्या पता 6 हो सकता है 5 साल के। एक बार क्या हुआ, पीयूष भाई हमारे सीनियर पीयूष मिश्रा जी, उनको किसी उनके जूनियर एक्टर ने फोन किया कि पीयूष भाई बहुत हालत खराब हो गई मेरी, इतने साल स्ट्रगल किया, कुछ नहीं हो रहा, क्या करूं? मैं सोच रहा हूं कि चला जाऊं। तो पीयूष भाई का जवाब है, बहुत अच्छा सोच रहा तो चला जाओ। और उसने एक्सपेक्ट किया था कि पीयूष भाई होके उसको थोड़ा काम दिलवाएंगे। पीयूष भाई ने बहुत अच्छा सोचा, हताश होने की जरूरत नहीं। वो ये बोले क्या है ना, हमें खुद को, हमें कोई संभालने के लिए नहीं आएगा, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हमें खुद को साल देने बस पूरी जिंदगी देनी पड़ेगी। हो सकता है 55 साल में अगर मिल जाए सक्सेस तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो ये सोच के चलता हूँ। पर यही बात है कि हम अक्सर ड्रामा स्कूल की जब बात करते हैं कि 3 साल का कोर्स है, रिगरस ट्रेनिंग होती है, काम होता है, लेकिन मुंबई की माया निकली हमारे ड्रामा स्कूल में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में एफटीआई एसआरएफटीआई में जो पढ़ाया जाता है, उस तरह का सिनेमा बनता है ना हमारे यहाँ, फॉर्मूला सिनेमा बनता है, जिसमें उसका बेटा बहुत अच्छे से फिट होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, बीच में हमारे जैसे काले पीले लोग आ जाते हैं, उनको मार भगा देते हैं, और फिर हीरो हीरोइन फिर आपस में एक हो जाते हैं। ये सिनेमा में ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आते हैं, उसकी जरूरत है क्या? ये तो सस्ता सिनेमा है, ये तो हम पिछले बहुत सालों में देखता है। कहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं? हमारा तो आउटकम 0% है इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो। हम ही खुश हो जाते हैं, अच्छे से 500 करोड़ रिलीज में मतलब एक्टर बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं। माय गॉड, इससे पैथेटिक और क्या हो सकता है यार? अरे कितना कमाया ने? 500 करोड़। अरे यार चलो देखते हैं, ये क्राइटेरिया फिल्म देखने गया। चलो बड़ी
यहाँ आइए बैठे हमारे मित्र। एक मिनट प्लीज, आई विल डिसाइड, डोंट डू दैट। ये एक मिनट, मैं आऊंगी आपके पास। आइए हमारे मित्र जो बैठे हैं जी, इनको दीजिए माइक जल्दी। माइक छोड़िए सर, इनको माइक दीजिए। देगा आपको। नहीं, आपके पीछे वो जो मित्र खड़े आएंगे सर, आपके पास आएंगे, इनको दीजिए माइक। थैंक यू। धन्यवाद सर। अशराज प्लीज माइक अपने पास रखिए, ऑडियंस के पास माइक नहीं रहेगा। धन्यवाद जी। एक्चुअली मेरा सवाल ये है, जो थोड़ा बहुत आंसर मिल गया था मुझे, कि अगर फिल्म अच्छी हो, डायरेक्टर भी अच्छा हो, लेकिन उनके तरीके अलग हो और एक्टर उनके तरीके से कन्विंस नहीं हो पा रहा, तो तब आप क्या करते? मैं समझा नहीं क्या जैसे अलग कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली स्पॉन्टेनियसली काम करते हैं, कुछ होते हैं जो क्राफ्ट बनाकर काम करते हैं, तो वैसे डायरेक्टर का भी हो सकता है। तो अगर डायरेक्टर की फिल्म भी अच्छी है, हमें करना है, और वो डायरेक्टर भी अच्छा है, लेकिन हम कन्विंस नहीं हो पा रहे एज एन एक्टर, तो उस वक्त आपका क्या? एक्टर को ना हर तरीके के डायरेक्टर हैंडल करना आना चाहिए। अगर इस तरह का डायरेक्टर है तो उसके उस तरीके से काम करो। आप सपोज कोई कमर्शियल फिल्म का हीरो कंपनी के डायरेक्टर है, उसके सामने अगर मेथड एक्टिंग की बात करोगे तो उनके हिसाब से करना पड़ेगा। वो जैसे वो चाह रहे हैं डायलॉग बाजी उससे यूज करना, क्योंकि उनका फॉर्मेट वो है। शायद उससे ही गलत हम बाद में बात करेंगे, वो बड़ा डिबेट है, नीचे मिलते हैं। बस ये यहाँ दीजिए, आइए। सर एक्चुअली आप हर एक सीन में अपना एक इनर मोनोलॉग चलाते रहते हैं, और वो प्रेजेंस ऑफ ये माइंड कैसे रहता है, मतलब एक कैमरा एस्थेटिक्स को सामने रख के वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रहता है कि अगर आप 40 दिन का शूट कर रहे हो गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए, तो वो कैरेक्टर के लिए मतलब हमेशा वो इनर मोनोलॉग चलते रहना है, और अपनी लाइफ में आपकी अपनी निजी लाइफ भी रहती है, तो वो और ये बैलेंस कैसे करते हो आप? एक चीज है। और दूसरा सवाल बस ये एक तो मेरी निजी लाइफ भी यही है और मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी यही है। बहुत लोगों की होती है निजी लाइफ, मेरी नहीं है, मेरी हेल्थ है, मेरा यही है सब कुछ भाई। हाँ। और आपको बाबा कारण से क्या सीखने को मिला है? बहुत कुछ। मैं हमारे डायरेक्टर थे, हम संस्कृत किया था, उन्होंने संस्कृत मैं भी देवयानी के रोल किया था उनके साथ जी। वो तो अमेजिंग थे, उनसे तो बहुत कुछ सीखा है। एक दो बता सकते हैं सर, क्या सीखने को, मतलब क्या इम्प्लीमेंट करते हो? एक बार क्या हुआ था, संस्कृत प्ले कर रहे थे, भाषा नाम था उसका अभिमारक प्ले। तो मैं जैसे स्टेज पे आया, हालांकि मैं लोग दूसरे कर रहे थे, मैं कॉमेडी कर रहा था, विदूषक का रोल। तो मैंने ना डबल मीनिंग इम्प्रोवाइजेशन कर दिया उसमें, बाबा को पता मालूम हो गया। तो उन्होंने ऐसे बैठे हुए, उन्होंने क्लास ली, वो सामने बैठे थे, यहाँ स्टेज पे बैठे थे, तो हम ऐसे सामने बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत क्लास ली, शर्म नहीं आती तुम्हें, ये वो दुनिया भर की उन्होंने। और नेक्स्ट शो में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ठीक है सर, आई एम सॉरी। तो बाबा गए, शो में तो बैठते नहीं थे, चले जाते थे थोड़ा गाने, और जैसे गए फिर शुरू हो गए हम लोग। इस तरह की चीजें होती थी जी। या जल्दी बात करिए, माइक हमारे पास आखिरी 5 मिनट है, अगला सेशन भी है इसके बाद। हेलो सर, मेरा नाम शुभ है। आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आज। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू। सो मेरा एक क्वेश्चन है, कभी-कभी मिलता है तो मुझे खुशी होती है। वैसे सालों में जो मैंने एडिट करके बनाया था, मैंने चॉइसेस फोटोग्राफ्स लगाई थी, किसी ने भी बोला नवाज की सबसे सुंदर वाली थी। सो मेरा क्वेश्चन है कि आपका प्रोसेस क्या होता है हर फिल्म के लिए? अलग अलग होता है मेरा प्रोसेस। फ्रेंकली स्पीकिंग, आप कमर्शियल फिल्म कर रहे हैं तो उसमें अलग होगा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर्स होता है। बाकी अपना इनपुट जो डाल सकते हैं, अगर वो अलाउड करता है तो डालते हैं, अगर अलाउड नहीं करता तब भी डालते हैं। तो अगर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपको डायरेक्टर छोड़ देते हैं अपने हिसाब से करो, तो आप सबसे पहले अपनी कंफर्ट जोन में जाते हैं, वो सबसे गलत होता है। तो मैं भी नहीं चाहता कि कोई मेरे पे थोड़ा सा अपना डायरेक्टर का भी इनपुट होना बहुत जरूरी है, उसकी चीजों को लेकर आगे बढ़ना जरूरी होता है। क्योंकि अगर मेरे पे सारी चीजें छोड़ बहुत ही जल्दी एक जैसा करने लगूंगा
इसलिए मैं तो खुद एक्सपेक्ट करता हूँ ये डायरेक्टर जो है ना बहुत स्टडी करके आए मेरे कैरेक्टर के बारे में, ताकि उससे जानने का मौका मिले मुझे, ताकि मैं थोड़ा डिफरेंट कर सकूँ। किसी और के पास पैसा था, उसके पास चले जाता था खाने के लिए, उसके पास खत्म हो गया, तीसरे के पास चले जाता, तो इस तरीके चलती जिंदगी चलाई मैंने। पैसा, अगर मैं पैसे को इम्पोर्टेंस दूंगा, पैसा मेरे पास मेरे कभी आएगा ही नहीं। पैसे को लात मारनी पड़ती तब आपके कदमों में आता पैसा। तो बहुत सारे मित्र, बहुत सारी मुझे तरह तरह की आपके लिए उनकी गुजारिशें हैं, लेकिन एक जरूर माननी चाहिए, थोड़ा सा हम गायतोंगे से मिलने थे, बहुत ही थोड़ा सा। तो उस डायलॉग से बहुत बोर हो चुका हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी लगता है कि अपनी भगवान है, आप बोल दो तो मार देगा तब। तो और कौन सा डायलॉग था भाई? सर फैजल भैया का डायलॉग, एक मित्र ने ये पूछा, फैजल भैया का डायलॉग, एक मित्र ने ये पूछा कि सीक्रेट गेम्स के हर एपिसोड में, जैसे महाभारत के हर एपिसोड में मैं समय हुआ आता था, गायतोंडी साहब अवतरित होती थी, और हर एपिसोड में गायतोंडे की कहानी गायतोंडे की जुबानी है ना, तो वो चमत्कार, वो नमस्कार से चमत्कार कैसे होता है? वो तो अनुराग कश्यप की वजह से होता है। तो एक अपन तो भगवान के आगे का, एक बार बहुत सारे लोगों ने मुझे ना ये लिख के भेजा है। मैं वैसे तो मुझे डायलॉग अभी मैं दूसरी फिल्म लेके आ रहा हूँ, तो मेरा ना माइंड इस तरफ है अभी। डायलॉग्स में मेरे खुद के डायलॉग में आपको कौन सा था भूल गया। हाँ, जाके देख रिकॉर्ड में कौन है सर फैजल भैया का डायलॉग, फैजल खान का डायलॉग। एक गैंग ऑफ वासेपुर एक डायलॉग है जो मुझे खुद को बहुत पसंद है, पॉपुलर नहीं है, वो मैं सुना सकता। तो चिलक के बोलता हूँ कि हम तो सोचे थे संजीव कुमार के घर में हम बच्चन पैदा हो रहे, जब आँख खुली तो देखा साला हम तो सोचे वो बच्चन तो कोई और है, तो वो डायलॉग मुझे पता नहीं पसंद है, आज तक पता ही नहीं चला मुझे। धन्यवाद। हमारी सबकी एक ही बस आशा है, आकांक्षा है कि खुद ही होकर बुलंद इतना खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, तुम्हारी सारी रज़ाएं पूरी हों, और just keep doing what you do because you do it very well. Give it up for Nawaz Sharif. Thank you so much for the session.